हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ देखिए, जो हम लोग 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किए हैं, ये इसका तीसरा भाग होने वाला है। इससे पहले आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और यहाँ जो है वो हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एसी अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ है ना, 2 चैप्टर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एसी को कवर करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, वो सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ जो क्लास 12th के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं बुआ, है ना, क्लास 12th के जो फिजिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। और वहाँ पर देखिए, एक बात ये है कि पार्ट 2 जो दूसरा भाग था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, आपको बोले थे कहाँ कुछ क्वेश्चन रह गया है। तो पहले उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो वहाँ देखिए, जो पहले हम लोग को क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इसको शुरू किए हैं। जो पिछला वाला वीडियो पार्ट 2 में जो आपको छूटा हुआ, पार्ट 2 में जो छूटा है ना, वहाँ से इसको शुरू करें। यहाँ से आपका छूटा हुआ था कुछ क्वेश्चन, जो है 10 क्वेश्चन के आसपास छूट गया है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया गया, पढ़िए कि लोहा का परमाणु क्या है, बताइए। है ना, पिछला वीडियो में आपको डिस्कस किए थे, लोहा का परमाणु क्या रहेगा, वो अनुचुंबकीय रहेगा, प्रतिचुंबकीय रहेगा, लौह चुंबकीय रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब तेजी पूर्वक कमेंट करते जाइए, लोहा का परमाणु क्या होता है बुआ, जल्दी से बताओ, लोहा का परमाणु क्या रहेगा। तो लोहा क्या रहेगा बुआ, लौह चुंबकीय, जिसका इसका सी आंसर आ रहा है, सभी लोग सही हो, है ना, सी इसका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, फेरस, एफ क्वाल्ट, सीओ और निकेल 3 गो है बुआ, है ना, फेकोनी 3 गो है यहाँ पर, FeCO और Na, तीनों में से कोई भी अगर आपको पूछता है तो सीधे कहना कि यह लौह चुंबकीय रहेगा। क्या रहेगा बुआ, लौह चुंबकीय। तो आपको बताइए क्या हुआ, तो यहाँ पर ये सब आपका हो गया है लौह चुंबकीय वाला, याद रहेगा। तो फेरस आपका लौह चुंबकीय हो गया, सी आंसर आपका रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है। यहाँ देखिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कि अति महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन में से है। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कौन जो है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, हिस्ट्रेसिस, है ना, हिस्ट्रेसिस कौन शो करता है, शैथिल्य कौन दर्शाएगा, है ना। दिया गया अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदार्थ है बुआ जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है, हिस्ट्रेसिस शो करता है, शैथिल्य। तो चलिए जल्दी से पहले इसका आप कमेंट कीजिए कि शैथिल्य कौन दर्शाता है। लौह चुंबकीय है, यहाँ देखिए अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि लौह चुंबकीय पदार्थ है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए क्या रहेगा आंसर। आंसर सी, जिसका इसका सी है, सभी लोग सही हो। केवल बउआ लौह चुंबकीय पदार्थ ही, है ना, हिस्ट्रेसिस वो करता है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। क्लियर है, तो शैथिल्य प्रदर्शित कौन करेगा बुआ, शैथिल्य प्रदर्शित कौन करेगा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले आप आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ये 10th क्लास में भी आपको मिला है, लेकिन यहाँ आपको 10th से अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है, कहता है कि दंड चुंबक है, चुंबक है मतलब उसकी ज्यामितीय लंबाई Lg कहा गया है, कि ज्यामितीय लंबाई Lg है। और कहा गया है कि चुंबकीय लंबाई Lm है, Lm है चुंबकीय लंबाई। तो देखो इसमें होगा क्या, ये है ना, इसके बारे में कहा गया कि कौन सा संबंध दोनों के लिए सही है। ज्यामितीय लंबाई Lg है और चुंबकीय लंबाई Lm है, तो कौन सही है। पहला में दिया गया है कि Lm बराबर 5/6 होगा, दूसरा में 6/5 होगा, या दोनों बराबर होगा, या 2 होगा, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। देखो एक बात इसमें हम समझा देते हैं, आपको ट्रिक याद करवा देते हैं। ABCD में पहले जी आता है, तो जी जो पहले आता है, जिसे बाल बच्चा कोई को हुआ वो पहले हुआ, तो पहले हुआ मतलब बड़ा है। तो ABCD में पहले जी आया है तो बड़ा रहेगा, तो जी का मान बड़ा होता है, और M बाद में आता है तो M का मान छोटा रहेगा। तो जी का मान बड़ा में 6 होता है और M का मान छोटा में 5 होता है। यह रिलेशन इसका है, ये रिलेशन याद हो गया आपको। Lg/Lm, है ना, जी वाला का मान 6 रहेगा बउआ, और जी जैसे 6 निकल नहीं लग रहा, जी भी ऐसे 6 जैसा लग रहा, तो है ना, Lg का मान 6, Lm का मान 5 होगा। तो कौन सा रिलेशन है बताइए। Lm बराबर यहाँ पर आपको चाहिए, तो इसमें अगर Lm आप निकालना चाहिएगा तो कैसे निकालिएगा बताइए। यहाँ पर अगर आप इस रिलेशन से Lm निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा। तो Lm निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 5 गो Lg अब बराबर 6 गो Lm। नहीं, तो Lm निकालेंगे तो 6 कहाँ चलाएगा बुआ, ये 6 यहाँ से उठ के नीचे चला जाएगा, है ना, तो नीचे 6 चला जाएगा। तो अगर 6 आपका नीचे चल जाता है तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया, 5/6, है ना, 5/6
एल जी बराबर एल एम, तो एल एम बराबर 5/6 होना चाहिए था। 5/6 वाला कौन सा आपको ऑप्शन दिया, देख लीजिए 5/6 वाला कौन सा आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो 5/6 में ए दिया गया, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा ए। ये बात सबको क्लियर है बउआ, ए इसमें आंसर रहेगा। यहाँ जो आपको रिलेशन दिया गया है, इस टोटल रिलेशन को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ना। जो रिलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, टोटल रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रिलेशन में क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या क्या था बउआ, एल जी बटे एल एम ई, इसको केवल ध्यान रखिए आप। यहाँ हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहाँ बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एल जी के साथ ही कितना गुना में चल जाएगा, यहाँ गुना में चला जाएगा 5, तो एल जी के साथ गुना में 5 है, बटा में कौन चल जाएगा वो 6। तो कौन सा आंसर आपका हुआ, इसमें ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको याद करके ट्रिक आपको समझा दिए हैं। याद करके ट्रिक क्या बताएं बउआ, कि यहाँ पर जो एल जी है, जी 6 जैसा दिख रहा है तो 6 कर दो, नहीं तो ABCD में जी पहले आता है, तो जो पहले आया है बाल बच्चा में जो पहले आ जाता है वो बड़ा होता है, तो जी का मान ज़्यादा 6, एम का मान कम 5। क्लियर है, तो ये आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बउआ, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखो, पिछला वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन करवाए भी थे आपको, और वहाँ भी समझा रहे थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चुंबक है ना, एक चुंबक एम को लंबाई के 2 भाग में विभक्त, है ना, विभक्त कर दिया जाता है। एक चुंबक है, इसको 2 भाग में बांट दिए हैं, तो चुंबक के जो टुकड़ा रहेगा उसका आघूर्ण बताना। पहले आघूर्ण एम था, तो अब बताना उसका आघूर्ण कितना रहेगा, है ना, जो टुकड़ा बना है। तो एक बात बताइए, जब पूरा था तो एम था, तब आधा हो गया तो कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। और आधा ना विभक्त ना करना है, उसको 2 भाग में विभक्त कर देना है ना, तो उसका कितना हो जाएगा m/2। जब एगो था पूरा था एम था, तो आधा कर देंगे तो m/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो जिसका ए आंसर आ रहा है सभी लोग सही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई बार रिपीट किया है बुआ, है ना, कई बार इसको रिपीट किया है। चलिए एक और क्वेश्चन आगे देख लेते हैं पहले। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया है, एकदम सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इस सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड है ना। कहा गया है कि किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो कार्य कितना करना पड़ेगा, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में इसको लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको याद रखिए कि अगर किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमा देते हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य MB के बराबर होता है ना। MB कितना बार होगा बुआ, MB के बराबर। एम क्या होता था, चुंबकीय आघूर्ण होता है, और यहाँ पर बी है चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका MB के बराबर रहेगा, ये ध्यान रखना है। किसके बराबर रहेगा बुआ, तो MB के बराबर रहेगा। बात क्लियर हुआ है। किसी चुंबक को अगर 90 डिग्री से घुमाने के, है ना, घुमाने के लिए कहा जाता है तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए, यहाँ पर MB के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो MB इसका आंसर हो गया, ये इसमें आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्यों, तो इसमें डायरेक्ट पूछता है बुआ, डायरेक्ट पूछता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसके बारे में ये भी कई बार आपको रिपीट किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से इसको लिख लो, एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जाता हुआ कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण कहलाता है, क्या कहलाएगा, दिक्पात होगा, नमन कोण होगा। इसके बाद कहा गया है पृथ्वी के क्षेत्र का, है ना, रैखिक अवयव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा बउआ, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, दिक्पात कोण। जिसका ई आंसर आ रहा सभी लोग सही हो, एकदम इसको नोट कर लेगा वो, इसको तो लिखेगा ही लिखेगा, है ना, इसको एकदम लिखेगा ही। जो कल हम छोड़े थे 10 क्वेश्चन बुआ, सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको आज पहले करवा देते हैं, बाद में अपना वीडियो वहाँ पर आगे हम लोग, है ना, चलेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कहा गया है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो दिक्पात कोण कहते हैं। ध्यान रहेगा आपको, दिक्पात कोण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लो, यहाँ पढ़िए। कल इसका आंसर बता दिए थे आप लोग को, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होता है ना, नमन कोण का मान 0 कहाँ होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था आपको, बताइए विषुवत रेखा पर कि ध्रुव पर कि, है ना, दक्षिणी ध्रुव पर कि 90 डिग्री के देशांतर पर। जल्दी से बताइए कहाँ रहेगा बुआ, है ना, किस कोण पर या किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होता है। पिछला क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नमन कोण का मान कहाँ होता है, सुन, तो विषुवत रेखा पर। बिल्कुल जिसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है, लिख लेना है। और ध्रुव पर बउआ, ध्रुव पर नमन कोण का मान, जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर नमन कोण का जो आपका मान रहेगा बउआ, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, है ना, 0 होता है,
नमन कोण का मान शून्य होता है कहाँ? तब विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ध्रुव पर कितना रहेगा बुआ? 90 डिग्री। ध्यान रखना दोनों, पिछला क्लास में दोनों भी करवाए थे, यहाँ पर भी एक बार रिपीटेड हो गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से सारा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर कितना रहेगा बुआ? 0 डिग्री। कहा जाए कि कोई ध्रुव पर बता दीजिए, तो ध्रुव पर बोलो बुआ 90 डिग्री। किसका मान है सर? तो किसका मान है? नमन कोण का मान होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम भी है मारो। ये सब देखो, जो चैप्टर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन बुआ। इस सारे चैप्टर से काफ़ी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है। चलिए, कहा गया है कि नमन कोण डेल्टा है, तो टेन डेल्टा का समान संकेत क्या होगा, है ना? टेन डेल्टा का समान संकेत क्या होगा? टेन डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे? टेन डेल्टा बराबर, चलिए 4 को ऑप्शन दिया गया है। बी भी बटे बी एच है, बी एच बटे बी भी है, बी एच इंटू बी भी है, बी स्क्वायर भी बटे बी स्क्वायर एच, ऐसा दिया गया है। बताइए टेन डेल्टा बराबर, कई बार पूछा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से इसको लिखना। ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बी भी बटे बी एच होता है, तो जिसका भी ए आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर हो जाएगा वो। इसको एकदम लिख लेना है, एकदम इसको याद ही कर जाओ। क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, देखिएगा, हो सकता है कि ये 2022 वाला एग्जाम में पूछा भी होगा ये क्वेश्चन। तो नमन कोण जो है डेल्टा, डेल्टा हो तो टेन डेल्टा का समान संकेत क्या रहेगा? तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बटे बी एच। बी भी बटे क्या रहेगा बुआ? बी एच रहेगा, याद रहेगा। आपका आंसर ई आ जाएगा, बी भी बटे बी एच। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। हाँ, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कहा गया कि निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, म्यू नॉट का मान बताना है आपको। निर्वात या हवा, है ना, निर्वात या हवा में म्यू नॉट का आपको वैल्यू बताना है। वैल्यू ऑफ म्यू नॉट क्या रहेगा बुआ? वही निर्वात में चाहे हवा में, म्यू नॉट का मान, चुंबकशीलता का मान बताना है। म्यू नॉट का मान जल्दी से बताइए, हवा या निर्वात में क्या रहेगा? पहला ऑप्शन दिया गया है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर दिया। देखिए इसका अधिक तो होता है, हेनरी प्रति मीटर ही होता है। दूसरा 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी प्रति मीटर दिया गया है। चलिए अगला पढ़ लीजिए क्या है। अगला वाला क्वेश्चन में, अगला देखो इसमें ऑप्शन में क्या, 4 पाई इंटू 10⁹ हेनरी मीटर दिया है, देख लीजिए, है ना। हेनरी या प्रति मीटर ही है, तो हेनरी प्रति मीटर हो गया है। और इसके जस्ट बाद अगला पढ़ लीजिए क्या दिया गया है बुआ। नेक्स्ट में पढ़ो 4 पाई इंटू, है ना, 10⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये आप पढ़े होंगे, कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानकारी है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से, ए जिसका इसका आ रहा सभी लोग सही हो, ए जिसका इसका हुआ सभी लोग सही है। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, है ना। क्या होता है सर? तो होता है इसमें 4 पाई इंटू 10⁻⁷, है ना। म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया जो पढ़ लीजिए। कहा गया है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान बताइए। चलिए अभी आपको बताए थे ध्रुव पर नमन कोण कितना डिग्री होता है बुआ? बिल्कुल 90 डिग्री, तो है ना। अभी तो इसको डिस्कस कर रहे थे। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना? 90, और विषुवत रेखा पर 0। अभी एक कह रहे थे आपको, है ना, विषुवत रेखा पर कितना होता है? 0 होता है। विषुवत रेखा पर 0 रहता है ना। ध्रुव पर कितना होता है बुआ? तो ध्रुव पर आपका नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर 0, ध्रुव पर 90 डिग्री। तो यहाँ पूछा गया कि ध्रुव पर एंगल ऑफ डीप आपको बताना है, नमन कोण का मान बताना है। तो कितना आ जाएगा? ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, तब बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए जल्दी से बताइए, आदर्श आमीटर, चलिए जल्दी से बताइए, पढ़े होंगे। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध किसको कहेंगे, या कितना होगा? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? आदर्श आमीटर, आपको पता है कि आमीटर का प्रतिरोध कम रहता है, नहीं, अगर आदर्श हो जाए तो एकदम कम होके 0। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना हुआ बुआ? 0 हुआ, बिल्कुल। जिसका डी आंसर है सभी लोग सही हो। आमीटर के प्रतिरोध कम होता है, जानकारी आपको पहले से है, लेकिन आदर्श आमीटर कहा है मतलब उसका एकदम कम रहेगा, कम होते होते 0 हो जाएगा। तो जिस भी आमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाए कम होके, उसको आदर्श, है ना, आमीटर कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ये सब पूछता है क्वेश्चन बुआ, कई बार रिपीटेड सारा क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट करके टोटल को आपको याद करना है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कहा है। चलिए जल्दी से बताइए। आपको एक हिंट्स देते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बड़ी ज़्यादा होता है ना, अधिक होता है।
और आदर्श कब होगा? जब अधिक होते 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 अनंत हो जाए, है ना। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो हुआ है आपका अनंत हो जाएगा। यहाँ सी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आदर्श वोल्ट मीटर है, उसका प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। मीटर वाला में शून्य और वोल्ट मीटर वाला में अनंत, आदर्श रहेगा तब। चलिए एक और क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है बउआ। ये जो है आपका पिछला वाला वीडियो जो छूट गया था ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको देखो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए, इसको समझाना चाह रहे हैं। किसी आवेश क्यू जो है उसको विद्युतीय क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के संयुक्त उपस्थिति में गति कराया जाता है। मतलब एक आवेश को गति करवाइए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आपका रहे और वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र भी रहे, दोनों रहे, तो उस पर लगने वाला बल होगा। चलिए आपको पता है लॉरेंज बल एक होता है, तो लॉरेंज बल जो टोटल बल लगता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। यदि किसी आवेश को विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति कराया जाए तो उस पर जो बल लगता है वो लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल का मान लिख रहे हैं बउआ, यहाँ जो बल लगेगा उसका मान लिख रहे हैं। तो एफ वेक्टर बराबर, ध्यान दो, क्यू इंटू करके लिखे हैं ई जोड़, ई वेक्टर यहाँ पर है, ई वेक्टर है जोड़ भी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ये होता है आपका, है ना। इस तरह से रहेगा। ये आपको टोटल ध्यान रखना। कैसे लिखें? क्यू इंटू ई वेक्टर है जोड़, यहाँ वी क्रॉस बी, दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखें वी क्रॉस बी। तो इसी को तो लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो लिख लेना, पूछता है कि लॉरेंज फोर्स कौन रहेगा, तो ये है, आप पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना। ये लॉरेंज फोर्स आपका हो गया। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बुआ? तो अगर कोई आवेश जो है विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति करता है, विद्युतीय में भी और चुंबकीय में, तो इस पर टोटल इस तरह से बल लगता है। ये वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर है प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, ये लगता है। और इसी वाला फोर्सवा को, इसी वाला बल को हम लोग लॉरेंज बल भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो सेकेंड वाला वीडियो का जो भाग था ये यहाँ पर आपका खत्म हुआ है। आपको, है ना, वीडियो को लाइक कर देना हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अब हम लोग अपना जो पार्ट 3 वाला सेशन है, जिसमें पार्ट 3 वाला में जो हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, इस पार्ट 3 वाला को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 को शुरू करने से पहले आपको ये कह रहे हैं कि इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और एक चीज़, आप लोग जो है चैनल पर 1.5 के सब्सक्राइबर कर दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। लेकिन हाँ, जल्द ही इसको 2K कर दीजिए, है ना, तो और ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से शुरू कर रहे हैं बुआ, जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है और एसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत 2-3 बार पूछा है। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? इसको जल्दी से आप आंसर बता सकते हो। भारत में जो आपको, है ना, पूरा किया जाता है धारा जो आता है प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति बताना है। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना? 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद 60 हर्ट्ज होता है। इसके बाद कहा गया 100 हर्ट्ज होता है, 220 हर्ट्ज होता है। तो जल्दी से बताइए कितना होता है? आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा बउआ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 HZ हर्ट्ज। तो आपका आंसर 50 हर्ट्ज रहेगा। क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा आपका? 50 हर्ट्ज। तो भारत में जो आता है बउआ, क्या प्रत्यावर्ती धारा जो आता है उसकी आवृत्ति कितना है, जो प्रवाहित होता है इंडिया में, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, इसको लिखो जल्दी से, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में से। तप्त तार आमीटर मापता है, क्या मापता है ना। हॉट वायर जो एमीटर होता है वो क्या मापता है? तप्त तार आमीटर क्या मापता है? यहाँ पर दिया गया है कि मापता है प्रत्यावर्ती धारा का है ना, उच्चतम मान को मापता है ना, औसत मान को मापता है, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। जो होता है यहाँ पर वो तप्त तार आमीटर, वो किसको मापेगा? प्रत्यावर्ती धारा के किस वाला मान को मापेगा? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बार बार चेंज करता है, उच्चतम वाला को मापेगा कि औसत वाला को मापेगा कि मूल औसत वर्ग धारा को मापेगा कि इनमें से कोई नहीं। एकदम अति महत्वपूर्ण वाला में से है, इसको ध्यान रखिए। जिसका सी आ रहा है सभी लोग सही हो, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बुआ, सभी लोग सही है। जिसका आंसर सी है सभी लोग ए, है ना, इसमें आप सही हैं। तप्त तारामीटर किसको मापता है? तब मूल औसत वर्ग धारा को मापता है, ध्यान रखना, मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात, जल्दी से बताइए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। एक्सेल आपको पूछा गया, एक्सेल बराबर क्या रहेगा?
कहा गया कि ओमेगा एल होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, 1/ओमेगा एल होगा या 1/ओमेगा सी होगा, है ना। प्रेरणिक प्रति एक्सेल चाहिए आपको, वो एक्सेल जल्दी से बताइए, आप लोग पढ़े होंगे एसी करंट जो पढ़े हैं उसमें जल्दी से बताइए कि प्रेरणिक प्रतिघात किसके बराबर होता है। हाँ, ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है, बिल्कुल सही है बुआ, ओमेगा इंटू एल। अच्छा, जितना भी प्रतिघात या प्रतिबाधा होता है बुआ, ध्यान देना, एक बात कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे 2 3 4 क्वेश्चन बनवा देगा आपको। प्रतिघात जितना होता है या प्रतिबाधा जितना होता है, प्रतिघात या प्रतिबाधा दो चीजें हैं, कौन कौन, 2 3 बार बोल लीजिए, प्रतिघात या तो प्रतिबाधा, है ना, प्रतिघात या प्रतिबाधा, ये सबके सब प्रतिरोध होता है वास्तव में, है ना, प्रतिरोध होता है। क्या होता है बुआ, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का एसआई मात्रा का आप लोग ओम जानते हैं, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या जानते हैं, तो ओम जानते हैं। अगर आप ओम जानते हैं तब प्रतिघात या प्रतिबाधा का भी एसआई मात्रक ओम ही रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नीचे लिख लीजिए, आप डैश देके एक लाइन लिख लो ना, लिख लो तो प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है, कई बार पूछा है, प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है, क्लियर है। चलो, यहाँ कहा गया था कि प्रेरणिक प्रतिघात जो है उसका वैल्यू कितना है, एक्सएल बराबर क्या रहेगा, ओमेगा इंटू एल रहेगा, आपका आंसर हो गया ए इसमें। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहा गया, पढ़िए, यहाँ पर कहा गया प्रतिघात का मात्रक बताइए, अभी तो लिखवा रहे थे, बताइए प्रतिघात का मात्रक क्या रहेगा बुआ, प्रतिघात या प्रतिबाधा दोनों प्रतिरोध होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है बुआ, ओम होगा कि फैराडे होगा कि एम्पियर होगा कि महो होगा, जल्दी से बताइए, अभी बता रहे थे आपको, ओम होगा, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा। प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रक ओम होता है, एकदम ध्यान रखना है बुआ, ओम होता है। अगला क्वेश्चन, धारितीय प्रतिघात इस बार बताना है, चलिए धारितीय प्रतिघात मतलब XC बताना है, धारितीय प्रतिघात का मान बताइए, धारितीय प्रतिघात का मान जल्दी से बताइए कितना रहेगा, धारितीय प्रतिघात का मान XC का मान बताओ, ओमेगा एल होगा, 1/ओमेगा एल होगा, ओमेगा सी होगा, 1/ओमेगा सी होगा, बताइए धारितीय प्रतिघात कितना रहेगा बुआ, बिल्कुल 1/ओमेगा सी, जिसका आ रहा है सभी लोग सही हो, वो 1/ओमेगा सी, एकदम इसको ध्यान रखो, सब आगे है ना, एसी करंट में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, है ना, XC का जो मान होता है 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया है, कहा गया धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है, तो अभी अभी तो आपको बता रहे थे कि प्रतिघात या प्रतिबाधा कहता है, तो प्रतिघात या प्रतिबाधा का मात्रक कौन होता है, ओम होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। अभी पीछे आपको बताए हैं 2 4 5 बार आपको बता रहे थे, क्या बताए हैं कि प्रतिघात जितना भी जो भी प्रतिघात रहे, धारितीय हो, प्रेरणिक हो, कुछ भी रहे, है ना, प्रतिघात है कि नहीं, हाँ, तो अगर प्रतिघात है तो इसका ऐसा मात्रक ओम ही आपका रहेगा, क्लियर है, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा, ओम, ठीक है बुआ। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर, हाँ, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है बुआ, जल्दी से इसको लिख लो, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम लिखिए जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ कहाँ होता है, आपको बताना है, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ कहाँ होता है, एल है, सी है, आर है, तो तीनों में ऊर्जा का क्षय कहाँ कहाँ आपका होगा, है ना, प्रेरक में, प्रेरक कहने का मतलब एल में, है ना, इसके बाद का हाँ, ये है प्रेरक में, चलिए यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले बउआ तुम लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कह रहे हैं सेकंड पार्ट हम लोग को कंप्लीट कर लिए थे, ये थर्ड पार्ट आपका है यहाँ पर, और एक क्लास 12th के फिजिक्स है बउआ, क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में देख रहे हैं, है ना। इसमें 500 क्वेश्चन का सीरीज है, 500 क्वेश्चन का सीरीज, इसमें 2 पार्ट आपको करवा दिए हैं, और ये आपका यहाँ पर तीसरा पार्ट चल रहा है। तो चलिए अगला अपना क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया था कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में, प्रतिरोधक में, जो प्रतिरोधक होता है वो आर के बारे में कह रहा है, प्रतिरोधक मतलब कुछ आर, तो जो यहाँ पर प्रतिरोधक आपका है, जो है ना, प्रतिरोधक जो होता है ऐसे बुआ, ऐसे पढ़ा होगा प्रतिरोध, है ना, 10 क्लास में ऐसे भी मिला होगा आप लोग का, 12th में पढ़े हैं, तो इस तरह से एक प्रतिरोधक हो गया। तो चलिए इसमें प्रेरक जो है, प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में, और इनमें से किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कहाँ होगा बुआ, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है ना, प्रेरक में होगा, प्रतिरोधक में होगा, संधारित्र में होगा,
या इसको संधारित्र न लिखे धारित्र लिखा गया है, तो ये संधारित्र ही आप समझिए। तो बताइए कहाँ पर ऊर्जा का क्षय होगा। चलिए बिल्कुल, जहाँ प्रतिरोध रहता है वहाँ ऊर्जा का क्षय होता है। नहीं, जहाँ प्रतिरोध रहता है तब प्रतिरोधी में धारा को रोकेगा। प्रतिरोधी कुछ ही करता है, धारा को रोकता है और रोक के उसको कुछ ही करेगा, उस समय में बदल देता है। तो बताइए एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ होगा। तो जहाँ पर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोधक कौन सा आपका आंसर मिल रहा है। तो बी आपका आंसर हो गया है, ऑब्वियसली बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आपका आंसर इसमें कौन आएगा, बी। तो जिसका इसका बी है सभी लोग सही हो। चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पहले इसको देखिए। अब क्वेश्चन में उलटिए, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इसका थ्योरी हम अलग से आपको समझा देते हैं। इसको पहले आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। और ऐसा क्वेश्चन है ना, 2-3-4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, है ना। 3-4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दे दिए हैं ऐसा। चलिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लिए हैं। अब समझिए, कहा गया है शिखर धारा आई नोट है और वर्ग मूल धारा IRMS है। IRMS ऐसे दिया गया है ना। RMS यहाँ पर दिया गया, रूट मीन स्क्वायर करंट है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए आई नोट जो एक होता है वो सबसे अधिकतम धारा है, मैक्सिमम धारा है ना, धारा का शिखर मान। एक IRMS है। तो दोनों के बीच अगर आपको रिलेशन लिखने के लिए कहा जाए, तो रिलेशन लिखने का तरीका आपका यहाँ पर है, वो समझिए। रिलेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। यहाँ रिलेशन लिख रहे हैं, अगर आपको ये कहा जाता है कि IRMS लिखिए, IRMS, तो कुछ मत करना, यहाँ कर देना आई नोट डिवाइडेड बाय √2। ये आपका फॉर्मूला होता है, आई नोट डिवाइडेड बाय √2 होता है आपका फॉर्मूला। चलिए यहाँ का रिलेशन क्या है बउआ। तो IRMS जो होता है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान आपको रखना है कि IRMS बराबर, अब फॉर्मूला लिख लीजिए, आई नोट बटे √2, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, IRMS बराबर आई नोट बटे √2। जब भी कभी आपको आई नोट और IRMS के बीच रिलेशन के लिए कहेगा ना, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है उस शिखर धारा को √2 से डिवाइड करने पर होता है। IRMS बराबर आई नोट डिवाइडेड बाय √2। अब एक बात बताइए, आपको कहा क्या है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है। इस साइड में प्रत्येक वाला में आई नोट आपको दिया गया, देख लीजिए। तो क्या करोगे कि तुम आई नोट के मान निकाल लो। तो जब आई नोट निकालेंगे तो ये तो इधर बटा में, इधर जाके गुना में चल जाएगा, मतलब IRMS के साथ √2 गुना में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें तो IRMS के साथ भाग में है, ये नहीं होगा। इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा, चूंकि √2 जाएगा गुना में। IRMS के बराबर ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ए में आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो √2 इंटू IRMS, √2 इंटू IRMS है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बउआ, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन कैसा रहेगा। यहाँ पर रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। IRMS बराबर आई नोट बटे √2, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, यहाँ पर आपको आई नोट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर आपका कौन सा आया, ए आंसर आपका आ जाएगा, वो यहाँ पर ए आपका आंसर कर लेना है। क्लियर है। चलिए अगर आपको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो, यहाँ पर क्या सेम क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको है ना, सारा का सारा पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़िए क्या दिया है। कहा गया है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान आई नोट हो तथा इसका वर्ग, है ना, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये कहा गया है कि शिखर मान इसका आई नोट है। इसके बाद कहा गया कि इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। वर्ग माध्य मूल मान इसको कहा गया है कि क्या रहेगा, है ना। शिखर मान आपको आई नोट है, तो IRMS आपको पूछा है, IRMS आपको पूछा गया है कि कितना होगा। ये तो कहा कि वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर के बारे में पूछा गया है कि वर्ग माध्य मूल का मान होगा कितना होगा, जी बताइए। तो एक बार बताओ, IRMS बराबर, पीछे भी अभी आपको फॉर्मूला बता रहे थे, देख लीजिए, आपको पीछे भी फॉर्मूला बताए हैं कि IRMS बराबर फॉर्मूला कोच होता है, वो देख लो, तो आई नोट बटे √2। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा बताइए तो जरा जल्दी से। यहाँ पर भी आपका आंसर में कुछ ही रहेगा, तो कुछ नहीं होगा सर, आई नोट बटे √2 होगा। तो कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आई नोट बटे √2 है, बताइए कौन सा आंसर मिला। पहले तो मिल रहा है बउआ, दूसरा तीसरा तो है नहीं। चौथा में 0 दिया है, दूसरा में 2i दिया है, आई नोट बटे 2 दिया है बी में, और पहला में आई, है ना, आई नोट बटे √2 दिया गया। तो इसका आंसर, आपका आंसर ए आ जाएगा इसमें। तो कौन सा आपका आंसर हुआ बउआ, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर यहाँ पर कौन सा आपका हुआ है, तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा ए। क्लियर हुआ है सबके।
आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है IRMS और I0 के बीच जो रिलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए क्या दिया गया, ढंग से आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम देके इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा जल्दी से पढ़िए तो क्या दिया गया है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। आपको चाहिए है क्वेश्चन में ये कहा गया है, वो देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन में एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थिर, यहाँ पर एक चुंबक है, देख लीजिए यहाँ पर एक चुंबक रखा गया है और यहाँ पर एक बंद ऐसे लूप है, चालक है। कहता है चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है कब, है इस चालक में हम लोग धारा उत्पन्न करना है कब, केवल चुंबक गति में रहे, चुंबकवा केवल आगे पीछे इस तरह से गति करेगा तब, केवल चालक गति में रहे, नहीं चुंबक नहीं गति करे, चालक गति करे, चुंबक और चालक दोनों गति में रहे, या चालक एवं चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा। धारा उत्पन्न कब होता है, धारा उत्पन्न तब होता है जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है वो कि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होना चाहिए, है ना, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें डी ध्यान रखना है, ये नहीं कि खाली चुंबक गति करे चाहे केवल चालक गति करे या दोनों, ऐसा नहीं है, दोनों गति। तो दोनों गति करे का मतलब यहाँ पर चुंबक है यहाँ चालक है, दोनों एक ही दिशा में नहीं जा रहा है तो इसे ना होगा, गति नहीं। तो गति कहने का मतलब यहाँ आपेक्षिक गति होना चाहिए, द रिलेटिव, है ना, मोशन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। आपेक्षिक गति मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में सही है, तो इसको ध्यान रखना, आपेक्षिक गति होना चाहिए। क्लियर हो गया है, तो कौन सा आपका आंसर आ गया, डी इसमें आंसर आ जाएगा, है। धारा यदि कोई लूप में आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो अपेक्षित गति होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन चलो, कहता है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, इसको ध्यान रखो बउआ, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा BVL। आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखिए, बड़ी कम बारी पूछा, उतना ज़्यादा रिपीट नहीं करता, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, है ना, एक दो बार पूछा भी है, पहले पूछा था। तो छड़ में जो विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो छड़ में विद्युत वाहक बल का मान BVL होता है। पूछा जाए कि बी को चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, एल को चाहिए, तो छड़ की लंबाई भी को चाहिए, तो वेग उसका हुआ, चूंकि गति करेगा तब, है ना, तब भी वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में, और एल उसकी लंबाई है, एक छड़ की लंबाई एल है, भी वेग से गति कर रहा, अब बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उसमें विद्युत वाहक बल जो आपका उत्पन्न होगा बुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो बी भी एल के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्र, देखिए कोई भी प्रेरण आपको कहा जाए, अन्योन्य कहा जाए, स्वप्रेरण, हालांकि अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्रक नहीं होता, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का होता है ना, स्वप्रेरण गुणांक का होता है ऐसा मात्रक। तो म्यूचुअल है ना, इंडक्शन नहीं होता, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण का ऐसा मात्रक जब आपसे पूछा जाए ना, तो सीधे उसका आंसर आपको, देखिए ओम नहीं होगा, आपको पता है कि प्रतिरोध का होता है, टेस्ला नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, तो इसमें एक हेनरी बचा हुआ, तो आपका आंसर हेनरी हो जाएगा बुआ, ध्यान रखना है। अन्योन्य प्रेरण कहिए चाहे स्वप्रेरण का जो ऐसा मात्रक आपका होता है, ये आपका रहेगा कौन चीज, हेनरी, आपका आंसर ये आ जाएगा हेनरी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है बुआ, इसका है ना ऐसा मात्रक हेनरी आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलिए कहा गया निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जल्दी से इसको देखिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लो। ऐसा दो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा, दो क्वेश्चन ऐसा बतावेंगे, दोनों का दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कौन आधारित है, लेंज का नियम है बुआ, फैराडे का विद्युत है ना विच्छेदन नियम है, एम्पियर का नियम है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेंज का नियम होगा या फैराडे का विद्युत है ना विच्छेदन नियम होगा, एम्पियर का नियम, इनमें से कोई नहीं। जिसका ये आंसर आ रहा सही हो ये रहेगा वो, क्यों, क्योंकि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन या पोषण करता है, आप लोग पढ़े होंगे, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन या पोषण करता है, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा वो लेंज का नियम, ध्यान रखना क्या आएगा वो, तो लेंज का नियम। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। जब भी कभी लेंज के नियम से क्वेश्चन आवे ना, तो ध्यान रखना कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा पर आधारित है ना, लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा पर आधारित है, या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है। तो लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है, जो ट्रांसफॉर्मर है बुआ ये कार्य करता है कोची में, केवल डीसी में, केवल इसको जल्दी बता सकते हो, केवल डीसी में, केवल एसी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो ट्रांसफॉर्मर होता है बुआ किस में कार्य करता है, एसी में करता है कि केवल डीसीआ में करता है या दोनों में करता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल केवल एसी में काम करता है बुआ ट्रांसफॉर्मर की, किस में था, केवल एसी में। डीसी में ट्रांसफॉर्मर आपका वर्क नहीं करता है, एसी परिपथ में ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो नहीं कहते ट्रांसफॉर्मर जल गया तक आप बैटरी में लगे रहते हो, नहीं, वो एसी जो परिपथ एसी धारा आ रहा उसमें कार्य करेगा। क्लियर है। चलिए डीसी में लगा दीजिएगा, आपको धारा नहीं मिलेगा, है ना, डीसी में लगा दोगे धारा मिल भी नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मर डीसी में लगाने के बाद कोई धारा आपको नहीं मिलेगा। चलिए तो ये बताइए ट्रांसफॉर्मर एसी में काम करता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से है बउआ, 100 बार क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 बार नहीं पूछा गया है, 100 बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान ही रखना है। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसी उपचाई जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटा है ना। एक ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल होता है, प्राइमरी वाला में N1 है बउआ और सेकेंडरी वाला में N2 है। तो बताइए कि कौन सा क्रम सही है। लपेटों की संख्या जो ऐसे ऐसे करके लपेटा रहता है ना तार, उसकी बात किया है। तो लपेटों की संख्या एक में N1 है, दूसरा में N2 है। और बताइए स्टेप अप वाला है तो क्या इसमें रहेगा, कौन सा, N1 के मान ज़्यादा होगा कि N2 के मान ज़्यादा होगा कि दोनों बराबर होगा या N1 का मान 0 हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर, जिसका इसका बी आ रहा सभी लोग सही। N2 का मान ज़्यादा रहेगा बुआ, N2 ज़्यादा रहेगा। N2 तरफ मुँह खुला, N2 तरफ मुँह खुला किस में है, बी में देखो N2 तरफ मुँह खुला है, N2 तरफ मुँह खुला है, बी आपका आंसर आ जाएगा बउआ। N2 तरफ मुँह खुला रहेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बउआ बताओ, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा बी। क्लियर है। N2 ग्रेटर देन N1, N2 के मान ज़्यादा रहेगा N1 से, स्टेप अप वाला में, है ना, उपचाई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। क्या है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र है उसमें एक धातु, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है और धातु के गोला को इसमें एक है ना गति करा देते हैं, तब यह गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तब के लाल हो जाता है, ऐसा क्यों। जब चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु के गोला को अगर गति करवाते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है इस कारण से, दिष्ट धारा उत्पन्न होता है इस कारण से ऐसा होता है, या भंवर धारा जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ईडी करेंट बुआ, ईडी करेंट है ना, ईडी करंट उत्पन्न होता है, भंवर धारा उत्पन्न होता है इस कारण से, या अतिरिक्त कोई और धारा उत्पन्न होता है ऐसा है। जल्दी बताइए जल्दी से। यदि किसी गोले को चुंबकीय क्षेत्र में गति करा देते हैं, यहाँ है आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक में कोई गोला के ला के जाके गति करवा देते हैं, दौड़िए घूमिए, तो गति जब करेगा ना तो तब के लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, किस कारण से, बिल्कुल सी जिसका आंसर है, सभी लोग सही हो। भंवर धारा के कारण ऐसा होता है बउआ, भंवर धारा है ना, ईडी करंट के कारण ऐसा होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, सी आंसर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना बारी पूछा उछा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, कहा गया कि डीए क्षेत्रफल है ना, तो डीए क्षेत्रफल सदिश होगा, तो डीए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत है, दोनों लंबवत है ना, दोनों लंबवत आपको दिया है कि डीए इधर है और चुंबकीय क्षेत्र जो है बउआ इधर है, तो डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो जब दो सदिश लंबवत तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 है ना, पढ़ाया गया है कि जब दो लंबवत तो दोनों के कोण 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 का मान 0। आप ध्यान रखिए कि जब दोनों लंबवत है तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बउआ, 0 हो जाएगा। आपका आंसर डी, दोनों को लंबवत बोला है, दोनों है ना, डी ए क्षेत्रफल सदिश पर लंबवत है, बी पर लंबवत है ना, तो डी ए जो क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स होगा जब लंबवत होता है तो फ्लक्स का मान आपका हो जाता है 0। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कहा गया है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये तो बता सकते हो, जल्दी से बताओ चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, जल्दी से कमेंट कीजिए तेजीपूर्वक, कमेंट कीजिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताओ बउआ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या रहेगा, वेबर रहेगा, वेबर इंटू मीटर रहेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रहेगा, टेस्ला रहेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का बताइए एसआई मात्रक क्या रहेगा बउआ। चलिए बिल्कुल जिसका वेबर आ रहा है सभी लोग सही हो, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है बउआ, वेबर, ये आंसर आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या रहेगा, वेबर रहेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का खोजी गई थी, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, किन के द्वारा खोजा गया है जो आपको बताना है। चलिए यहाँ आपको दिया ऑप्शन है, फैराडे है, फ्लेमिंग है, लेंज है, रूमकोर्क है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ, कौन सा रहेगा, जल्दी से आंसर बताओ बउआ क्या रहेगा। हाँ, यहाँ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सीरीज जो हम लोग 500 क्वेश्चन का किए हैं बउआ, वीडियो जो सीरीज शुरू किए हैं उसका ये भाग तीसरा होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, है ना। यहाँ पर तीसरा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एसी से रिलेटेड है। जो कहा जाता है कि 12th के फिजिक्स में आपके लिए वरदान है, अगर ये दोनों आप याद कर जाते हैं तो आपको आधा से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एसी से। एसी तो आपके लिए मत कहिए, एसी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एसी से पूछ देता है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए क्या है बउआ, अगला क्वेश्चन के हम लोग चल रहे हैं। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का खोज कौन किए थे, आंसर बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो घटना उसका खोज कौन किए हैं, जिसका इसका ये आ रहा फैराडे साहब, जिसका इसका आ रहा फैराडे वो माइकल फैराडे, सभी लोग सही हो, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के घटना का खोज कौन किए थे, तो माइकल फैराडे याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम अभी आपको बताए थे, लेंज का नियम समझा रहे थे। लेंज का नियम किससे संबंधित है बताइए जल्दी से, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से और संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। लेंज का नियम किससे संबंधित है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर दो पहले। लेंज के नियम से ही 2 क्वेश्चन रहता है, पूछता भी है बुआ। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है जल्दी बताइए। अभी आपको समझाए थे ऊर्जा से बुआ, जिसका इसका सी है, सभी लोग सही हो। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा से संबंधित होता है, ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या रहेगा, स्वप्रेरकत्व। अभी आपको बताए थे कि अन्योन्य प्रेरण कहे चाहे स्वप्रेरण वाला में से दे, अन्योन्य प्रेरण कहा जाए या स्वप्रेरण में से कहा जाए, दोनों का सेम ही मात्रक होता है। आप पीछे आपको समझाए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या रहेगा। कूलम्ब वोल्ट ओम तो होगा नहीं, आप ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए। कूलम्ब आवेश का होता है, वोल्ट विभव का होता है, ओम है प्रतिरोध का होता है। तो बचा कौन बउआ, हेनरी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, डी। स्वप्रेरकत्व का कहा जाए या अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाए बउआ, दोनों का मात्रक जो रहेगा आपका क्या रहेगा, हेनरी रहेगा। तो आपका आंसर हेनरी हो गया। अगला क्वेश्चन को चलो, लेंज का नियम पालन करता है, फिर से लेंज के नियम पर एक क्वेश्चन आया है, लेंज के नियम पर फिर से क्वेश्चन आया है। लेंज का नियम पालन करता बायो सावर्ट के नियम के सिद्धांत का, संवेग है ना, संरक्षणता का सिद्धांत, है ना, ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत और आवेश संरक्षणता का सिद्धांत। बताइए जल्दी से, लेंज के नियम किससे, तो ऊर्जा संरक्षण। आप जान रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सी आ जाएगा। लेंज के नियम जब भी बोले तो ऊर्जा पर ही जाता है हमेशा, क्लियर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का कार्य सिद्धांत बताइए। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, वो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा है आपके सिलेबस में। इसे आप लोग शायद 10th में पूछता है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में पूछा है कई बार। चलिए बताइए, डायनेमो का कार्य सिद्धांत, है ना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरित चुंबकत्व के सिद्धांत पर है और प्रेरित विद्युत पर है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा, डायनेमो। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बिल्कुल डायनेमो जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। आपका आंसर बी आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो इसको जरा एकदम इम्पोर्टेंट बनाइए। तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहेगा, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिपीट करता है बार बार, ये तो एकदम रिपीट करता है, ये रिपीट करने वाला है। एक शक्ति गुणांक का एक और चीज़ है जो रिपीट करता है, शक्ति गुणांक वाला एक और चीज़ आपको बताएंगे, यहाँ पर शक्ति गुणांक ही है। तो आप पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ और आभासी शक्तियाँ क्रमशः पीटी और पीए है ना, कितना कितना है, पीटी है और दूसरा पीए है, ऐसे तो शक्ति गुणांक क्या होगा, ये आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा। वो दोनों का रेशियो जो रहता है पीटी डिवाइडेड बाय पीए, पीटी डिवाइडेड बाय पीए को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक।
एकदम ध्यान रखना, पीटी डिवाइडेड बाय पीओ को बोलते हैं कोई चीज़ शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। पीटी डिवाइडेड बाय पीओ को शक्ति गुणांक कहते हैं। पीटी और यथार्थ शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। और शक्ति गुणांक को जब सूचित करना होना तब कॉस थीटा से करते हैं या कॉस फाई से करते हैं। थीटा देगा तो थीटा लिखेंगे, फाई कहेगा तो फाई लिखेंगे। शक्ति गुणांक के बारे में आप एक बात ध्यान रखो कि शक्ति गुणांक को सूचित किससे किया जाता है। यही एक फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन है बउआ जो आपको सूचित करने पर पूछता है। आप लोग कभी कहना ऐसा क्वेश्चन नहीं सुने होंगे कि किससे सूचित किया जाता है, जी आप बता दीजिए। बल को किससे सूचित करते हैं, वेग को, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे आप। तो सूचित वाला एक ही क्वेश्चन आपको पूछता है कि शक्ति गुणांक को किससे सूचित करते हैं, तो कॉस फाई एकदम आपको ध्यान रखना। पूरे फिजिक्स में ही एक क्वेश्चन है जो सूचित के आधार पर पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लीजिए, शक्ति गुणांक को कॉस फाई से सूचित किया जाता है। शक्ति गुणांक को कॉस फाई से सूचित किया जाता है। शक्ति गुणांक को कॉस फाई या कॉस थीटा लिख लो चाहे कॉस फाई लिखो, से सूचित किया जाता है। यहाँ शक्ति गुणांक क्या रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा वो बताओ पी टी डिवाइडेड बाय पी ए। कौन सा आंसर मिला है आपका, ए आंसर मिल जाएगा, है ना। है ना, यथार्थ शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। पी टी डिवाइड बाय पी ए हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शक्ति गुणांक को सूचित किया जाता है कॉस फाई से या कॉस थीटा से, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तब यहाँ देखिए, हाँ बुआ सेम क्वेश्चन में आ गया। देखिए अभी आपको बता रहे थे, ऐसा 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिए हैं आपको। जैसे लेंज का नियम था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे पालन करता है। यहाँ फिर से क्वेश्चन है, देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, देख लीजिए अच्छा से, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा है। कलांतर कितना है बुआ, थीटा है। तब शक्ति गुणांक होगा, शक्ति गुणांक के बारे में कहा गया कि शक्ति गुणांक बताइए। तो कलांतर अगर थीटा है तो शक्ति गुणांक के बारे में तो कॉस बता रहे थे, थीटा दिया है तो थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है बउआ, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक आपसे पूछा गया है और एंगल थीटा दिया गया, कलांतर थीटा दिया गया है धारा और विभवांतर के बीच, तो यहाँ पर कॉस थीटा आपका शक्ति गुणांक आ जाएगा। क्लियर है। देखो सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, केवल देख लेते हो। इसको दोस्तों के साथ से जितना भी ग्रुप है सब में भेज दीजिए, जितना भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है 12th के, अगर उसको अभी से सब क्लियर रहेगा बुआ तो फिर बाद में उसको दिक्कत होगा ही नहीं, है ना। तो एकदम है ना, टोटल एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस टोटल जितना भी ग्रुप है सब में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये तो आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो बुआ, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ यहाँ देखिए, कहा गया एक क्वेश्चन आपको बड़ी कम एक दो बार पूछा गया है, लेकिन चांस नहीं बनता इस क्वेश्चन का। लेकिन आप ध्यान रखिए कि चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या है ना, निम्न पर, है ना। चोक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत है निम्न पर आधारित है। किस पे आधारित है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सीधा तौर पे कहो। चोक कुंडली जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर कहा गया है कि प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण है, संवेग संरक्षण है। जल्दी से बताइए कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो चोक कुंडली प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है बउआ, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। चोक कुंडली है जो प्रेरण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, याद रहेगा। चोक कुंडली का प्रयोग भी एसी में करते हैं, डीसी में नहीं होता बउआ, सब एसी का चीज है ना। प्रत्यावर्ती धारा में सबका प्रयोग करते हैं हम लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको बता रहे हैं, और ये आप 100% लिख लीजिए कि एग्जाम में पूछेगा। कोई क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एकदम 100% आपको एग्जाम में आने वाला है। इस न्यूमेरिकल को आप समझो, इसको समझना पड़ेगा आपको बुआ। समझिए, कहा गया कि एसी का समीकरण यहाँ है, धारा की आवृत्ति बताइए। तो देखो जब भी कभी आवृत्ति आपसे पूछा जाए ना, अगर आपको आवृत्ति कहा जाए तो कुछ मत करना, साइन दिया है ना बउआ, तो एंगल में देखो कितना दिया, 100 को टी दिया था, खाली 100 को लिखना है, टी को छोड़ के लिख दो। यहाँ देखो कोण में 100 टी लिखा है, तो टी के छोड़ के जो बचेगा उसको लिख देना। तो बताइए अगर टी को आप छोड़ देते हो तो टी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 ना बचेगा, तो 100 लिख देना, 100 और इसको डिवाइड कर देना, केवल 2 पाई से आपको आवृत्ति निकल जाएगा। जल्दी से डिवाइड कीजिए इसको, जैसे डिवाइड कीजिएगा इसको 2 पाई से आपको डिवाइड जैसे कीजिएगा तो आपका आवृत्ति निकल जाएगा। तो एक समीकरण देता है और समीकरण में ए बड़ा देता है, चाहे एक और समीकरण आपको बताने वाले हैं आगे। 2 समीकरण देता है बुआ, आपको कुछ नहीं करना, आवृत्ति के लिए साइन या कॉस के साथ जो यहाँ देगा ना
उसको लिखना है टी को छोड़ के, टी को यहाँ से हटा देना, टी को हटा के जो बचेगा लिख देना है 100/2 पाई। काटेंगे तो कितना आ गया बउआ 50/पाई। कौन सा आंसर में मिला देख लीजिए, 50/पाई कौन सा बी आंसर मिल रहा, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। समझ में आया है? आवृत्ति निकालने का तरीका क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन आपको एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि पूछेगा। अगर कोई क्वेश्चन रहे चाहे नहीं, लेकिन ये 100% हम गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। क्लियर हो गया है? चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था बुआ, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन बैंक में झंझट न रह जाए कि क्वेश्चन बैंक नहीं हुआ है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर अल्फा है तो बाटहीन धारा का घटक होगा। बाटहीन धारा का बाटहीन घटक होगा। बाटहीन, तो देखो जब शक्ति गुणांक कहता था कॉस फाई, लेकिन बाटहीन धारा का घटक अगर कहा जाए ना तो I इंटू साइन थीटा कहते हैं, या साइन जो भी यहाँ दिया, अल्फा दिया तो अल्फा लिख लेंगे, I इंटू साइन अल्फा आपको रहेगा। बाटहीन धारा पर ध्यान रखना, बाटहीन धारा उसको कहते हैं जिसमें शक्ति का कोई क्षय नहीं होता है। वाट होता है शक्ति का, वाट जो होता है शक्ति का होता है, हीन वाटहीन मतलब शक्ति का कोई क्षय नहीं हो। तो वाटहीन धारा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, वाटहीन धारा का घटक आपको चाहिए, तो I इंटू साइन अल्फा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा है 1-2 बार, अभी पूछा भी है, तो क्वेश्चन में अभी के टाइम में पूछा है बुआ, 1-2 साल पहले की बात है ना, पहले नहीं, तो चांस बनता है कि क्वेश्चन को पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी जो चांस बनता है इस सबको आपको ध्यान ही रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए? चोक कुंडली। अभी आपको बता रहे थे बुआ कि चोक कुंडली का प्रयोग किस में करते हैं, एसी में कि डीसी में, जल्दी से बताओ। चोक कुंडली के बारे में बता रहे थे कि एसी में कि डीसी में बुआ। चोक कुंडली का प्रयोग हम लोग है ना धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, तो कौन किस में है ना, लिखा ना कि चोक कुंडली का व्यवहार जो है परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। चोक करना के मतलब कि उसको रोक के रखने, देखिए कोई नेरेटिव दबा देता है, तो नेरेटिया जो दबाया समझो कि चोक कैले है ना, सांस लेवे नहीं देता है, तो उसी में चोक करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किस में करेंगे, है ना, केवल एसी में, केवल डीसी वाला में, एसी डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हाँ तब बिल्कुल बुआ इसको प्रयोग करते हैं केवल एसी में, केवल एसी, ये आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताए थे पीछे कि केवल एसी में इसका प्रयोग होता है। तो चोक कुंडली वाला का प्रयोग किस में करते हैं बुआ, तो केवल एसी वाला में करते हैं, आपको ध्यान रखना, केवल एसी वाला में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछता है बुआ। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, तो देखो चोक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक आपका 0 रहेगा बुआ। चोक कुंडली का चाहे आपको संधारित्र का भी कहा जाएगा ना, तो वहां पर भी आपको 0 लिखना है। चोक कुंडली और संधारित्र दोनों का ध्यान रखना, चोक कुंडली और संधारित्र दोनों का शक्ति गुणांक आपका 0 रहेगा। तो चोक कुंडली का शक्ति, छोटा सा क्वेश्चन है, देख रहे हो नन्हा मुन्हा सा है, लेकिन पूछता है, देखे में छोटा लग रहा है, खाली नन्हा मुन्हा है लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना ही है बुआ, एकदम निश्चित है। वीडियो को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग 1.5 के कर दिए हैं, तो इसको जल्दी से बढ़ा के सब्सक्राइबर को 2 के कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो चोक कुंडली का शक्ति गुणांक बताइए कितना रहेगा, तो चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ अगला में दे ही दिया है, बोल लीजिए। संधारित्र का भी शक्ति गुणांक आपसे पूछ दिया, तभी तो आपको कह रहे थे कि चोक कुंडली हो चाहे संधारित्र हो, दोनों का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 होता है। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी से, आंसर कौन सा रहेगा बुआ, तो डी हो जाएगा। क्लियर है? चोक कुंडली और संधारित्र का शक्ति गुणांक है ना, शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर कितना रहेगा, तो आपका 0 हो जाएगा। शक्ति गुणांक को सूचित किससे करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉस फाई अभी आपको बता रहे थे नहीं, कॉस फाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शक्ति गुणांक को सूचित जिससे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो कहता है एलसी परिपथ को कहा जाता है। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसी परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, दोलनी परिपथ कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, शैथिल्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। एलसी परिपथ को नाम क्या देते हैं, एलसी ऑसिलेटर इसे कहा जाता है, ऑसिलेशन करता है। तो एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, या बताइए, दोलनी कहेंगे कि अनुगामी कहेंगे कि शैथिल्य कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं।
एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट करो तो बउआ। एलसी परिपथ को क्या हम लोग बोलेंगे? एलसी परिपथ को क्या बोला जाएगा? जल्दी से बताइए। शैथिल्य नहीं कहा जाएगा बउआ, आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। डोलते रहता है, जैसा समझो डोलनी है या डोलनी कह दो, नहीं है, डोलनी नहीं, दोलनी आप कहिए, ठीक रहेगा, दोलनी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रतिबाधा का एसआई मात्रा, अभी पीछे आपको समझा रहे थे एक और, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन आ ही गया है ना। प्रतिघात या प्रतिबाधा का एसआई मात्रा लिखवाए हैं, जल्दी से तुम बता सकते हो, जल्दी से बताओ तो। प्रतिघात या प्रतिबाधा के बारे में बता रहे थे बउआ, तो प्रतिघात या प्रतिबाधा के बारे में जल्दी से बताइए, एसआई मात्रा क्या रहेगा? प्रतिघात या प्रतिबाधा जो इम्पिडेंस होता है बउआ, उसका एसआई मात्रा बताना है। प्रतिघात या दो तीन क्वेश्चन पीछे आया था सेम क्वेश्चन। ओम जिसका जिसका सभी लोग सही हो, है ना। काहे कि एक प्रकार का क्या रहता है? प्रतिरोध रहता है। प्रतिबाधा या प्रतिघात जो होता है प्रतिरोध होता है बउआ, प्रतिरोध होता है, और उसका एसआई मात्रक ओम, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। वास्तव में आंसर कौन सा रहेगा? बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई है, यहाँ कलांतर दिया गया कि यहाँ पर कलांतर कितना है? फाई, तो शक्ति गुणांक क्या रहेगा? शक्ति गुणांक पूछा है, तक फाई है मतलब कॉस फाई। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर? शक्ति गुणांक के बाद किया है बउआ, पहला में आंसर आपको दिया है 1 + tan फाई cos 2 फाई 1 - sin फाई, इसके बाद कहा गया कि cos फाई। तो बताइए जल्दी से शक्ति गुणांक क्या रहेगा? शक्ति गुणांक का मान बताना है आपको, या शक्ति गुणांक को शुद्ध किससे करते हैं? तो cos फाई, जिसका इसका भी cos फाई आ रहा है सभी लोग सही हो, डी आंसर हो जाएगा बउआ, cos फाई आपका आंसर आ जाएगा। शक्ति गुणांक के बारे में आपको कह रहे हैं कि cos फाई रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फिर से आ गया क्वेश्चन मौला, देखिए आवृत्ति के लिए आपको बताए थे, आवृत्ति के लिए आपको, इसको खुद से तुम बता सकते हो, जल्दी से देखो तो, पेन पेपर लो, उठाओ, आप बनाओ जल्दी से। I = 0.6 sin 10 पाई टी, है ना, से निरूपित है प्रत्यावर्ती धारा दिया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति बताना क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी बताना, आवृत्ति जल्दी से बताइए क्या रहेगा? आवृत्ति जल्दी से बताइए क्या रहेगा वो, आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ देखो कितना दिया गया है, टी को छोड़ के कितना दिया है? तो 100 पाई दिया है, तो लिख दिए हैं। आप बटा में कितना से भाग देने के लिए बोले थे? तो पाई से 2 पाई से भाग देने के लिए, पाई से पाई क्या हुआ वो खत्म। यहाँ के बार में आया 50 बार में, तो कौन सा आंसर 50 का है? बी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैसे किए हैं जो क्लियर है वो, पीछे एक वीडियो में है ना, पीछे अभी जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यहाँ 100 पाई दिया है, तो 100 पाई टी को छोड़ के लिखना है, उसको हमेशा 2 पाई से डिवाइड कर देना है। तो 2 पाई से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 50 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बउआ कि श्रेणी श्रेणी जो बद्ध है उसमें एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या रहेगा? तो इसमें कहीं cos फाई आपको नहीं दिया है, अगर cos फाई ना दिया रहे तो शक्ति गुणांक बराबर एक फॉर्मूला आपका हो जाता है R/Z, किसी के लिए भी कहा जाता है R/Z, सीधे लिखना R/Z बउआ, कोई भी एलसीआर रहे, एलसी रहे, एल परिपथ है, आर परिपथ है, सी परिपथ है, एलसी है, एल आर है, कि कोई भी परिपथ हो तो उसके लिए शक्ति गुणांक R/Z होता ही, ध्यान आपको रखना है। कब? जब cos फाई आपको नहीं दिया रहेगा तब। एक और शक्ति गुणांक PT/PA बताए थे, ये भी आपको ध्यान रखना, PT/PA, तो जैसे देगा उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताइए जल्दी से कि शक्ति गुणांक यहाँ LCR कहा, वो तो झूठो मोटो आपको LCR कहा गया है ना, कोई भी है ना LC कहता, LR कहता, है ना, RC कहता, CR कहता, CR, तो अगर ऐसा कहता तो सीधे R/Z उसको Z लिखते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है R/Z। क्लियर है? तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए सी हो जाएगा बुआ, R/Z। R प्रतिरोध है, Z मतलब प्रतिबाधा, Z मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन एक रिपीट किया, जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बताइए तो क्या रहेगा इसका? पढ़िए क्वेश्चन में कहा गया है यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई है तो शक्ति गुणांक क्या रहेगा? साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से। शक्ति गुणांक कहा गया वो, बिल्कुल जिसका इसका कॉस फाई आ रहा है सभी लोग सही हो, एकदम आइडिया लग गया होगा वो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा कि बताइए शक्ति गुणांक को सूचित किससे करते हैं, सीधे कॉस फाई आपका लिख देना वहाँ पर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन पीछे करवाएं, इसका आंसर बता सकते हो। रिपीट हो गया हुआ, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ कहाँ होता है ना। प्रेरक में, यहाँ दिया गया प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में इनमें से कोई नहीं। प्रेरक, प्रतिरोधक, संधारित्र इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है, तो जहाँ प्रतिरोध है, तो पीछे समझाए थे, इसको नोट नहीं करना। पीछे अगर आप लिखे हैं तो पीछे लिखल हुआ क्वेश्चन है ना, प्रतिरोधक में हो जाएगा, बी आंसर रहेगा, बिल्कुल 20 का आंसर रहेगा बउआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, हाँ फिर से क्वेश्चन में एक आ गया है, देख लीजिए। कहे थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है, एसी का आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुपात बताना। आरएमएस, तो एक बार बताओ आई आरएमएस क्या होता है, जल्दी से आप बता सकते हैं कि आई आरएमएस क्या होता है। फॉर्मूला आई आरएमएस, आई लिखे हैं आरएमएस बराबर होता है आई नॉट बटे √2। यही तो आपको बताए थे कि आई आरएमएस बराबर आई नॉट डिवाइडेड बाई कितना, √2 होता है। अब कहा गया कि आई आरएमएस और शिखर मान का अनुपात चाहिए। आई आरएमएस है और शिखर मान का अनुपात आपको चाहिए। तो ये बताइए, आई आरएमएस तो है, यहाँ से आई नॉट है ना, इसको जो शिखर मान यहाँ पर है वो आई नॉट को नीचे लेके चलाते हैं बटा में, तो ये तो बटा में चल जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया, तब बचा इधर 1 बटे √2 ना। तो अनुपात 1 बटे √2 कौन सा आ रहा है, देख लीजिए। अनुपात ही तो पूछा गया था, 1 बटे √2। ये जो है बउआ आज के वीडियो का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ये जो अनुपात आपको जो पूछता है, एक तो कॉस फाई हो गया, एक हो गया आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तीसरा में ही हुआ एक ही आईआरएमएस और शिखर मान का अनुपात कितना रहेगा, तो 1/√2 जो आ रहा है आपका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ रिलेशन बताए थे पीछे बउआ, वो रिलेशन में केवल ध्यान रखो ना, तब क्लियर हो जाएगा। रिलेशन आपको क्या बताए थे कि आईआरएमएस जो होता है ये होता है आई नॉट और डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है, √2 रहेगा यहाँ पर, ये तो है। अब जब ये आई नॉट को शिखर मान को नीचे लेके चलाएंगे, बटा में आई नॉट कर देंगे, तो इधर तो ये बचा नहीं, 1 बटे √2 ना बच गया है, तो 1 बटे √2 कहेगा मतलब बी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। क्लियर है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए क्या आवश्यक है। चलिए एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होता ही आप जानते हैं, तो इसमें क्या आवश्यक है, तो इसमें जल्दी बताइए। ω/c बराबर 1/ω/L होगा, या ω/L बराबर 1/ω/c होगा, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है, लिखा गया उल्टी लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। जब अनुनाद पर होता है तो XL बराबर XC हो जाता है बउआ। अनुनाद पर क्या होता है, XL बराबर XC। अगर विद्युत अनुनाद पर है एलसीआर परिपथ, तो XL और XC दोनों बराबर, तो XL के मान आपको बताए हैं कि ω/L होता है और XC के मान 1/ω/c। तो कौन सा आंसर में मिल रहा है, ω/L बराबर 1/ω/c कौन सा आपका मिल रहा है बताओ, बी आपको मिल रहा है, तो बी वाला का आपका आंसर कर देना। पहला ऑप्शन नहीं लिखना है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। ω/L बराबर 1/ω/c, एकदम ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट में से सारा क्वेश्चन है बउआ, एकदम इसको सबको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, जल्दी से बताओ प्रतिबाधा का मात्रक। प्रतिबाधा का मात्रक बताइए जल्दी से। प्रतिबाधा का मात्रक पीछे लिखे हैं आप, ओम होता है वो बिल्कुल सही है, जिसका इसका आंसर बी आ रहा, सभी लोग सही हो। पीछे 4 बारी क्वेश्चन किए हैं, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक ओम, क्योंकि यह प्रतिरोध होता है एक प्रकार का। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको बउआ। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपको, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बउआ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल, मतलब विद्युत धारा देने लगता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, है ना। ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, प्रेरण कुंडली कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, मोटर कहते हैं, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, देखते हो शादी ब्याह में हम लोग डायनेमो लेके आते हैं, तो लाइनमा कटता है तो चालू कर देते हैं ना, तो डायनेमो फिर से धारा आपको देवे लगता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को कोची बना देता है, विद्युतीय धारा देता है, विद्युतीय ऊर्जा। तो आपका आंसर सी आ जाएगा, डायनेमो, है ना। डायनेमो क्या करता है बउआ, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। शादी ब्याह में जब लाते हैं डायनेमो, धारा
मतलब लाइन कट गया तो जैसे लाइन खत्म चल जाता है, कट जाता है, तो उसके बाद हम लोग कुछ ही करते हैं, तो उसमें हम लोग डायनेमो को चालू कर देते हैं। जैसे डायनेमो को चालू कीजिएगा ना तो धारा देने लगता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये क्लियर है। चलिए, कहा गया है एक और क्वेश्चन कि ट्रांसफर के क्रोड को है ना परतदार रखा जाता है, क्यों? ये आपको बताना है कि जो ट्रांसफर है ना, जो क्या उसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर, यहाँ लिखा गया ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या रोकने के लिए ऐसा किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है, काहे? ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए, द्रव्यमान क्षय को रोकने के लिए, आवेश क्षय को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। हालांकि है ना, आपको 2 नंबर में भी सेम क्वेश्चन आप पूछता है कि बताइए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों रखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए, वो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है। ये ध्यान आपको रखना है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार इसलिए रखा जाता है ताकि ऊर्जा का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षय न हो, एकदम ऊर्जा उसमें जितना है उतना बना रहे। तो ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन छूट गया है, तो इसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, एकदम आराम से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, वो तीसरा पार्ट हम लोग को कंप्लीट हो गया है। चलिए, आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को सब लोग शेयर करेगा दोस्तों के साथ, ठीक है, और जल्दी से 2K सब्सक्राइबर आप लोगों को कर देना है। ये आप लोग का भार रहा बउआ। और तीसरा पार्ट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और एसी से रिलेटेड है। एकदम टोटल को रिपीट करो, जो पीछे पढ़ावल गया है बुआ, जो भी पीछे आप लोगों को पढ़ाए हैं वो टोटल को घर पे रिपीट आप कीजिए। जब भी टाइम मिलता है तो कॉपी में लिखें, उसको फट से कॉपी उलटिए, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, आपको याद होते। अगर कहीं बीच में छोड़ दिया तो समझो कि सब भूल जाओगे, है ना। बीच में छोड़ना नहीं आपको है। इस वीडियो सीरीज में आप है ना लापरवाही मत कीजिए, इसको एकदम पूरा ढंग से आपको याद कर जाना है। ठीक है, तो चलिए अब रहने देते हैं और नेक्स्ट हम लोग इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो का। ठीक है, कल नहीं परसों आपको मिलेगा, तो जो है ना, कल नहीं आपको परसों, एक दिन अल्टरनेट करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना होवे। ठीक है, चलिए।